नमस्कार। न्यूरो गुरुकुल के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि स्ट्रोक लकवा क्या चीज़ है। ये एक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जब दिमाग में खून का दौरा बंद हो जाता है, इस्कीमिक स्ट्रोक, और दूसरा होता है जब दिमाग में खून की नस फट जाती है, हेमरेजिक स्ट्रोक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक के बारे में हम समझ तो गए कि स्ट्रोक क्या है, पर उसको जाने कैसे, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को जो हो रहा है वो स्ट्रोक है, वो एक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, वो अत्यंत ही इमरजेंट सिचुएशन है, इसमें हमें जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। तो स्ट्रोक के लक्षण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि स्ट्रोक ने दिमाग के किस हिस्से को प्रभावित किया है। पहले तो जैसे हमने जाना ये एक एक्सीडेंट है, तो इसमें जो भी लक्षण होंगे वो एकदम तुरंत होंगे, इमीडिएटली होंगे, सडनली होंगे। तो स्ट्रोक के लक्षण जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो होते हैं फेस का टेढ़ा हो जाना, मुंह का तिरछा हो जाना एक तरफ पर, किसी एक तरफ के हाथ या पाँव में कमजोरी आ जाना, राइट में भी आ सकती है, लेफ्ट में भी आ सकती है। तीसरा मेन लक्षण होता है जुबान का खराब हो जाना, स्पीच का लॉस हो जाना, बोलने की शक्ति खराब हो जाना। चौथा एक और मेजर एपिसोड हो सकता है ब्लरिंग हो जाना, डबल डबल दिखाई देना, या फिर अचानक से बहुत तेज चक्कर आना, बैलेंस खराब हो जाना। आप जैसे चलते हैं तो एकदम से लगेगा कि हमारा बैलेंस ठीक नहीं है, हम ऐसे चल रहे हैं जैसे हमने ड्रिंक किया हुआ है। और लक्षण हो सकते हैं जैसे कि कानों के अंदर कुछ आवाज़ आना, याददाश्त खो जाना, अचानक से बहकी बहकी सी बात कर लेना। अब जब हम हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करते हैं, जहाँ खून की नस फट जाती है, वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है सडन सीवियर हेडेक, सरदर्द। सरदर्द तो आमतौर पर सबको होता है, पर जिस सरदर्द की हम बात कर रहे हैं, जो ये लक्षण है स्ट्रोक का, वो सरदर्द एक ऐसा सरदर्द होगा कि जिस मरीज को कभी भी सरदर्द रूटीन में भी होता है वो भी समझ जाएगा कि ये वैसा सरदर्द नहीं है। ये एक अचानक से सडन ऑनसेट बहुत सीवियर हेडेक होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने सर के ऊपर एकदम से हथौड़ा मार दिया हो, पूरे सर में बिल्कुल अचानक सडनली स्टार्ट होकर बहुत तेज दर्द, उसके साथ में बेहोशी आ जाना। तो ये एक लक्षण है जो ये दर्शा सकता है कि शायद दिमाग के अंदर कोई खून की नस फट गई है जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया है। और साथ में दूसरे लक्षण आ सकते हैं, किसी तरफ का अधरंग हो जाना, हाथ पैर की ताकत खराब हो जाना, जुबान का खराब हो जाना, जैसे कि फेस का तिरछा हो जाना जो हमने पहले बताया। तो यदि कोई ऐसा लक्षण होता है तो हमको एक शक पैदा होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, और तुरंत बिना वक्त खराब किए हमें अस्पताल की ओर बढ़ना है। किसी भी और इलाज में अपना वक्त खराब नहीं करना है। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया गया है, एक एब्रीविएशन बनाया गया है जिसको हम फास्ट बोलते हैं, FAST। F का मतलब है फेस डिविएशन, चेहरे का तिरछापन आ जाना। A मतलब है आर्म वीकनेस, इसका मतलब है किसी एक तरफ के हाथ या पाँव की ताकत अचानक से खराब हो जाना। S मतलब होता है स्पीच, स्पीच का लॉस हो जाना, बोलने की शक्ति में खराब आना, ठीक से बात नहीं कर पाना, वर्ड्स को ढूंढना। और T इसलिए लगाया गया है कि T का मतलब है टाइम। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है टाइम। टाइम इज ब्रेन एंड ब्रेन इज टाइम। स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये समझिए मेडिकल फील्ड या डॉक्टर्स या आपका इलाज, इसकी जो रेस है वो वक्त के साथ है। मरीज ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा, ये केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने वक्त में अपने डॉक्टर के पास पहुंच गया और कितने वक्त में उसका स्ट्रोक का इलाज शुरू हो गया। तो टाइम इज ब्रेन। तो फास्ट का मतलब है कि इफ यू सी देयर इज अ फेस डेविएशन, F। If you see there is a weakness in the arm, A. If you see there is a speech loss, S. Then please do not lose time, T. Be fast, reach your hospital in time. ये हैं स्ट्रोक के कुछ लक्षण जो आपको मालूम होने चाहिए, जो समाज में हर इंसान को मालूम होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी किसी भी समय स्ट्राइक कर सकती है। यदि हमको अवेयरनेस होगी, यदि हमको मालूम होगा कि हाँ ये लक्षण तो हमने पढ़े थे, ये स्ट्रोक के बारे में है, तो हम तुरंत अपना इलाज करा पाएंगे। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, अवेयर कराना चाहता हूं, जो कि समाज की सुरक्षा के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर या फिर स्वर्णिम घंटा, स्वर्णिम समय। ये गोल्डन आवर का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई सडन इवेंट होता है जिससे हमारी सेहत में इफेक्ट आता है, मान लीजिए वो ब्रेन का स्ट्रोक हो या वो हार्ट का अटैक हो या वो कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से शुगर कम होने से बेहोशी आ जाए, मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें टाइम, T फॉर टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आउटकम या रिजल्ट हमारा कैसा है। तो गोल्डन आवर एक ऐसा टर्म दिया गया है कि जो पहला घंटा होता है किसी भी एपिसोड का, वो हमें लूज़ नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर किया हुआ उपचार, चाहे वो फर्स्ट एड हो घर पर,
चाहे वो एम्बुलेंस के अंदर हो, चाहे वो रोड साइड कोई आपको देखने आया है, कोई मरीज बेहोश पड़ा है, उस समय जो उसको अटेंड कर रहा है वो पुलिस हो सकती है, वो पासर बाय हो सकते हैं, वो कोई रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, डॉक्टर तो शायद उस समय नहीं होंगे। तो पहला घंटा कभी लूज़ नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पहले घंटे में, उस गोल्डन आवर में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं, पैनिक नहीं करें। मरीज के इर्द गिर्द झुंड बना करके, भीड़ बना करके वीडियो या फोटो लेते समय वक्त नहीं खराब करें। सबसे पहले ये देखें कि उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं, उसकी नब्ज को हाथ लगा करके देखें उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं, और वो सांस ले रहा है या नहीं। यदि ये दो चीज़ ठीक हैं तो हमेशा एक बेहोश मरीज को एक करवट में लिटा दीजिए, ताकि यदि बाई चांस किसी वजह से उसको वॉमिटिंग आती है या उल्टी आती है तो वो अपना वॉमिटस अपनी छाती में नहीं ले जाए, निमोनिया नहीं बना दे, सांस में दिक्कत नहीं कर दे। तो सीधे बिना संयम खोए, बिना पैनिक किए एक बेहोश मरीज को बिल्कुल आराम से एक करवट में ज़रूर लिटा दीजिए। ये सबसे पहला काम आप कर सकते हैं। उसकी नाड़ी चेक कर सकते हैं, उसकी सांस देख सकते हैं। ये करने के बाद आप तुरंत मेडिकल हेल्प को साथ साथ बुलाइए, एक फ़ोन कर करके कोई एम्बुलेंस बुलाइए, इमरजेंसी नंबर डायल करके बुलाइए। तो ये एक ऐसा काम है जो आप फर्स्ट गोल्डन आवर में कर सकते हैं। दूसरा एक काम आप कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी एक्सीडेंट के मरीज़ को आप गर्दन को ज़्यादा नहीं हिलाइए, क्योंकि उसकी गर्दन में भी चोट हो सकती है। जब ये गोल्डन आवर की बात हम कर रहे हैं तो तुरंत से तुरंत अस्पताल में पहुंचना है। एक अस्पताल में पहुंचते समय जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो हर हॉस्पिटल में जहाँ पे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी का विभाग रहता है, तो वहाँ एक स्ट्रोक प्रोटोकॉल होता है जो आम आदमी को नहीं मालूम होता है। स्ट्रोक प्रोटोकॉल क्या है? जब एक मरीज़ जिसको संभावना है कि स्ट्रोक हुआ है हॉस्पिटल में घुसता है, उसके रिश्तेदार को लगता है कि अभी तो न्यूरोलॉजिस्ट आए नहीं, कितनी देर में आएंगे डॉक्टर, न्यूरोसर्जन कब तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। उसका इलाज उस प्रोटोकॉल के तहत तुरंत अस्पताल में घुसते ही चालू हो जाता है। जब एक स्ट्रोक का सस्पेक्टेड केस हॉस्पिटल में आता है तो एक स्ट्रोक कोड अनाउंस किया जाता है। स्ट्रोक कोड में क्या रहता है? इमरजेंसी के डॉक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि एक स्ट्रोक पेशेंट है। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो उस समय हो सकता है अस्पताल में ना भी हो, उनको भी तुरंत इन्फॉर्म हो जाता है कि एक सस्पेक्टेड स्ट्रोक का पेशेंट आया है। जब तक वो आ सकें या जब तक वो आएँ, तुरंत उस मरीज के कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसका तुरंत एक सीटी स्कैन या एक एमआरआई किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि हमको ये डिफरेंस करना पड़ता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है, ये खून की नाड़ी फटने से हुआ है या ये खून की नाड़ी के ब्लॉक होने से हुआ है, और उसी हिसाब से उसका इलाज तुरंत किया जाता है। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है, कोशिश रहता है कि पहले तो चलो जितना भी समय मरीज़ को अस्पताल आने में लगा उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पर एक बार हॉस्पिटल में आने से और उसके परमानेंट ट्रीटमेंट जो होना है, चाहे वो उसकी एंजियोग्राफी होनी है या फिर उसकी सर्जरी होनी है या उसका कोई भी थ्रोम्बोलिसिस होना है, इलाज होना है, उसको क्लॉट को पिघालने के लिए कुछ दवाई देना है, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, जिसके अंदर उसका सीटी स्कैन भी हो जाए और उसका एमआरआई ज़रूरत है तो वो भी हो जाए और रिलेटिव से बात भी हो जाए। अब समाज से मेरी एक गुजारिश है, जब हम वक्त से लड़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमने देखने में आया है कि हम मरीज़ की कंडीशन या मरीज़ की हालत परिजनों को समझाते हैं, उनके रिश्तेदारों को समझाते हैं, क्योंकि आप लोग की मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उसके खतरे, उसके एक्सपेंसेस, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान के बारे में हम आपको समझाते हैं। पर जब ये समझाते हैं तो साथ साथ हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत उसका हमको जवाब दीजिए कि आप हमारे प्लान से सहमत हैं या नहीं, या उसका इलाज हम आगे करने की इजाज़त हमें देते हैं या नहीं। कभी कभी देखने में आता है कि उस समय कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि अभी तो हमें इसका स्कैन किसी और डॉक्टर को जा कर के दिखाना है या कोई और ओपिनियन लेना है, या अभी हमारा कोई और इम्पोर्टेंट रिलेटिव है जिसकी हम वेट करेंगे, जब वो आएंगे तो फैसला लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है कि आप ज़रूर दूसरी ओपिनियन लीजिए, पर कभी कभी स्ट्रोक हमें इसका वक्त नहीं देता है। तो उसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप गए हैं वहाँ ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में टाइम बचाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ ये सुविधा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि उनकी कोशिशें, वहाँ के डॉक्टर्स की कोशिशें आपके मरीज़ को ठीक कर पाएँ। वक्त लूज़ करने से हम केवल और केवल मरीज़ का नुकसान करते हैं। हाँ, सेकंड ओपिनियन आजकल टेलीफोन पे लिया जा सकता है। आपका कोई जानकार डॉक्टर है तो उनको टेलीफोन मिला करके फटाफट इधर के डॉक्टर से बात कराई जा सकती है, रादर देन की रिपोर्ट लेकर के उनको दिखाना है, आप रिपोर्ट की फ़ोटो भेज सकते हैं। पर कोई ऐसे रिश्तेदार जो शायद डॉक्टर नहीं है, उनके आने तक, उनके फिजिकली आकर के डॉक्टर से बात करने तक का वक्त ख़राब करना कभी कभी मरीज़ के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये हमने दो चीज़ें आज जानी। एक तो हमने जाना कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, और दूसरा हमने जाना कि गोल्डन आवर क्या है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, खास तौर पे स्ट्रोक में, हमें वक्त क्यों नहीं बर्बाद करना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे डॉक्टर तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं सोचने का, वो इतना जल्दी क्यों मचा रहे हैं। वो जल्दी इसलिए मचा रहे हैं कि वो आपकी बीमारी से लड़ रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि वो समय व्यतीत हो और दिमाग को एक परमानेंट नुकसान हो जाए।
वक्त से इलाज करने पर आप समझ के चलिए कि स्ट्रोक को रिवर्स भी किया जा सकता है। जो अधरंग या पैरालिसिस हो गया है वो रिवर्सिबल भी होता है अगर जल्दी ट्रीट कर लिया जाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अवेयर रहें, अपनी बीमारी के बारे में जानें, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए खुद भी उठाएं। बाकी हम अस्पताल के लोग, डॉक्टर्स, नर्सिस, पूरा सिस्टम आप लोगों की सेवा में हमेशा उपलब्ध है। पर पहली जिम्मेवारी उसकी है जो घर पे है, जिसका अपना शरीर है, जिसके अपने परिजन हैं। आपकी अवेयरनेस हमको स्ट्रोक के मरीजों को ट्रीट करने में बहुत काम आती है। धन्यवाद।